ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। धमनी सिरा में अंतर है, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाता है। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें, फटाफट इसको पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि इससे पहले तो आपने तमाम चीज़ें देख ली है। देखो मिलाते बस चलना इसमें। धमनी क्या है? यह रक्त को हृदय से ऊतकों तक ले जाता है। रक्त को ये क्या करता है? हृदय से दूर ले जाता है, इसलिए बोला है ऊतकों तक ले जाता है। इसमें बोला है यह रक्त को ऊतकों से हृदय तक लाता है, हृदय के पास लाएगा। सेकेंड बोला है धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। और उदाहरण है, सॉरी उदाहरण नहीं, अपवाद। अपवाद याद करना पड़ेगा, इसको अपवाद आपको लिखना ही पड़ता है। फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है, क्योंकि फुफ्फुस धमनी में आपको पता है शुद्ध रक्त बहता है, सॉरी अशुद्ध। सिरा में जो है वो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद है फुफ्फुस सिरा का, क्योंकि फुफ्फुस सिरा में बहता है शुद्ध रक्त। ये जो चीज़ है आप बिल्कुल समझना आसान है, क्योंकि अभी जस्ट पहले इसी को हमने डिटेल में देखा है। इसको देखते हैं आगे। इसमें रक्त झटके के साथ बहता है। झटके के साथ क्यों बहेगा? क्योंकि वाल्व नहीं होता, बिना वाल्व के बहेगा तो झटके के साथ तो बहेगा ही। और इसमें रक्त धीरे धीरे बहता है, जिससे रक्त का दबाव कम होता है। तो तीसरा पॉइंट में बताया कि किसमें तेज बहेगा। चौथा है इसकी भित्ति जो है वो मोटी होती है, ठीक है, और उसकी भित्ति जो है पतली होती है। अगला पॉइंट है पांचवा, यह शरीर में गहराई में स्थित होता है, वो ऊपरी सतह पर होता है। इसमें वाल्व नहीं होता, धमनी में वाल्व नहीं होता और सिरा में वाल्व होते हैं। तो ये जो पॉइंट है आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला जो है क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे जो हृदय है वहाँ पर कुछ नोड होता है, नोड, उसी के बारे में प्रश्न है। हृदय में ऐसे नोड, एवी नोड का स्थान कहाँ कहाँ है? ध्यान से देखना, बात को ध्यान से समझेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पता है कि हृदय जो है वो पंप करता रहता है, लेकिन ऐसा क्या है हृदय में जो उसको पंप कराता है? उसी के बारे में इसमें आपको बातें देखने को मिलेगी, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हृदय के 4 हिस्से होते हैं, ये तो आपको पता है ना। इधर जो है वो आलिंद है, अभी देखें, बार बार इसको मैं नहीं बनाऊंगा। ऊपर के दोनों आलिंद होते हैं, नीचे के दोनों निलय होते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, ऐसे नोड क्या है, एवी नोड क्या है, इसी को समझना है आपको। ऐसे नोड जिसका पूरा नाम है सिनोएट्रियल नोड, दाहिने आलिंद के ऊपरी हिस्से में, कहाँ पर लोकेशन बता रहा है? दाहिने आलिंद, इधर होता है दाहिने आलिंद के ऊपरी हिस्से में, यहाँ पर ऐसे नोड पाया जाएगा। ऐसे नोड, ठीक है, किधर पाया जाएगा? दाहिने तरफ। तो दाहिने आलिंद के ऊपरी हिस्से में ये ऐसे नोड रहता है। जबकि एवी नोड कहाँ रहेगा? एवी नोड का पूरा नाम भी बता दिया है, एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। दाहिने आलिंद के निचले हिस्से, दाईं ओर स्थित होता है। दाहिने आलिंद के निचले हिस्से दाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। यहाँ पर पाया जाएगा एवी नोड। 2 नोड बता दिया है। ऐसे नोड क्या काम करता है? तो ऐसे नोड हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है, क्योंकि यह हृदय गति के लिए विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। ये पेसमेकर जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके बारे में। पेसमेकर, हृदय, देखो ध्यान से ना, ऐसे नोड को हृदय का क्या कहा जाता है? पेसमेकर। तो हृदय का पेसमेकर किस नोड को कहते हैं? दोनों नोड में से ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं। क्यों? रीज़न समझिएगा। आपको पता है कि हृदय पंप करता है, धड़कता रहता है,
तो ऊपर के दोनों आलिंद एक साथ धड़कते हैं, नीचे के दोनों नीलय एक साथ धड़कते हैं। तो उसमें ऐसा क्या रहता है हृदय में जो उसको धड़कने में मदद करता है? तो वहाँ पर वो जो बिंदु है वही उसको मदद करता है धड़कने के लिए, क्योंकि वहाँ से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत। वहाँ से उत्पन्न होता है विद्युत, वहाँ से विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत आवेग। ठीक है, ये विद्युत आवेग क्या है मैं इसको अलग से बता दूं। यदि गलती से आपके कलाई में चोट लग जाए तो वो करंट जैसा कभी उत्पन्न होता है, तो उसी की तरह यहाँ हार्ट में भी है। ठीक है, ऐसे नोड में विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, उसी की वजह से वो धड़कता है हृदय। तो ऐसे नोड जो है वो दोनों आलिंदों को धड़कने में मदद करता है। ध्यान समझना, ऐसे नोड जो है ऊपर के दोनों आलिंदों को, और वहाँ से जो विद्युत है जब एवी नोड में आता है तो वो एवी नोड नीचे के दोनों निलय को पंप करने में मदद करता है। तो ऐसे नोड जो है वो ऊपर के दोनों आलिंदों को कंट्रोल करता है, और एवी नोड जो है वो नीचे के दोनों निलय को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप इस अगले क्वेश्चन को देखना, आपको चीज़ें क्लियर होगी। ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर ऐसे नोड के बारे में डिटेल में प्रश्न है कि क्या काम करता है, तो उसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे नोड के कार्य। ऐसे नोड जिसका पूरा नाम है साइनोएट्रियल नोड, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। देखो एक बात बता दूं, हृदय का ये प्राकृतिक पेसमेकर बोला है। कई बार कई लोगों का हृदय जो है वो ठीक से काम नहीं करता, तो उनको डॉक्टर लोग अलग से लगाते हैं पेसमेकर। वो क्या करता है, उनका हृदय जब पंप नहीं करता तो उसको अलग से इक्विपमेंट देते हैं ताकि उसका हृदय पंप करे। और नॉर्मली कोई भी इंसान के बॉडी में ये जो पेसमेकर है प्राकृतिक रूप से लगा रहता है। ठीक है, इसको प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। ऐसे नोड को कहते हैं प्राकृतिक पेसमेकर, उसी की वजह से हृदय धड़क रहा है। देखो, जो हृदय को धड़कने को शुरू करने वाले विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। ठीक, तो विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। यह कहाँ पर होता है? ऐसे नोड। तो लोकेशन मैंने बता दिया है, उसी को यहाँ पर बता रहा है। यह दाहिने आलिंद के कहाँ पर रहेगा? दाहिने आलिंद के ऊपरी दीवार में स्थित होता है, यहाँ पर दाहिने आलिंद के पास, और विद्युत आवेग भेजता है। तो वहाँ से ही उत्पन्न हो रहा है करंट, जो हृदय के ऊपरी कक्षों मतलब आलिंदों को सिकोड़ने का कारण बनते हैं। इसके बाद ये संकेत जो विद्युत उत्पन्न होगा वो कहाँ जाएगा? फिर एवी नोड में से गुजरते हुए निचले कक्षों, कहाँ? निलय तक पहुँचते हैं, जिससे वे भी सिकुड़ते हैं और रक्त का पंप करते हैं। तो वहाँ पर एकदम क्लियर बताए हैं कि जो विद्युत पल्स है वो सबसे पहले ऐसे नोड में उत्पन्न होगा, फिर उसके बाद वो एवी नोड में आएगा। एवी नोड ही निलयों को, जो नीचे के दोनों निलय हैं, उसको पंप कराता है। और ऐसे नोड किसको पंप कराएगा? ऊपर के दोनों आलिंदों को पंप करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें थी। ध्यान से देखना, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़ा ही सरल टाइप का है। अभी जस्ट पहले मैंने आपको दिखाया है, ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है। ऐसे नोड आलिंदों को पंप कराता है, एवी नोड नीचे के दोनों निलय को पंप कराता है। उसी के बारे में यहाँ पर है, तो उसको फटाफट पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एवी नोड का फुल फॉर्म क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। यह हृदय की विद्युत चालन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हृदय के ऊपरी कक्षों से मतलब आलिंदों से निचले कक्षों तक विद्युत आवेग को पहुंचाता है। तो एवी का मुख्य कार्य क्या बताया है? ऐसे नोड से जो विद्युत आवेग उत्पन्न होता है उसको कहाँ लाता है?
निचले कक्ष में लाता है, मतलब निलय में लाता है, और हृदय को धड़कन करने को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। अब जो महत्वपूर्ण बात क्या है, अगला क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। मानव शरीर में रक्त का बहाव किस क्रम में होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्रम में होता है? ध्यान से देखिए, समांतर क्रम। ये याद रखने वाली बात है, इसी को ध्यान रखना। मनुष्य में जब रक्त बहता है तो किस क्रम में बहता है? समांतर क्रम में। कैसे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझा दूँ। ये एक हृदय का चित्र है, ऐसा मान लीजिए। तो रक्त जब जाएगा तो हाथ में भी जाएगा, वही रक्त पैर में भी जाएगा, और वही रक्त आपके पेट में भी जाएगा, ऐसा मानकर चलो। ठीक है, तो रक्त जब जाएगा तो एक साथ कई जगह जाता है शरीर के अलग अलग हिस्सों में। ऐसा नहीं है कि एक क्रम बनेगा कि यहाँ यहाँ फिर यहाँ, ऐसे श्रेणी क्रम में नहीं जाता। ध्यान से देखो, हाथ से पैर, पैर से पेट, ऐसा कोई क्रम नहीं है, ये गलत है, ये सही क्रम है। एक साथ सभी जगह जाएगा, ये वाला राइट है, इसको कहते हैं समांतर क्रम। और ये जो मैंने बताया इसको कहेंगे श्रेणी क्रम, जो कि गलत है। समांतर क्रम में होता है, और ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसी को समझना है। ध्यान से देखो, फटाफट रीड करते हैं। मानव शरीर में रक्त का प्रवाह समांतर क्रम में होता है। इसका मतलब है कि हृदय से निकलने वाला रक्त विभिन्न भागों में एक दूसरे के समांतर अलग अलग धमनियों के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, तो एक साथ बहेगा अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, देखते हैं आगे। अलग अलग हिस्सों में जो रक्त है वो एक साथ पहुंचेगा। देखो आगे जो बातें लिखी है, समांतर क्रम में कैसे जाएगा। इस व्यवस्था में शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का प्रवाह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्वितरित करने में मदद करता है, क्योंकि शरीर के सभी ऊतक और अंग समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो इसमें आपको जितनी बातें समझनी थी वो मैंने आपको बता दी कि शरीर के अंदर किस क्रम में बहता है रक्त? समांतर क्रम में। तो यदि वो समांतर क्रम में बहता है तो क्या फ़ायदा है, और श्रेणी में बहता तो क्या हो जाता शरीर के अंदर। तो उसी के लिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, कि अगर हृदय से रक्त श्रेणी क्रम में अंगों तक पहुंचता तो क्या नुकसान होता, और समांतर क्रम में भी बहता है पढ़े तो क्या फ़ायदा है उसके, उसी को हमको समझना है। तो देखो यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। अगर रक्त श्रेणी क्रम में अंगों तक पहुँचता तो शरीर के अंगों को कभी भी पर्याप्त ऑक्सीजन, पोषक तत्व नहीं मिलते और अपशिष्ट पदार्थ भी ठीक से बाहर नहीं निकल पाती, जिससे पूरे शरीर का तंत्र काम करना बंद कर देता। ठीक है, श्रेणी क्रम में यदि रहता तो, लेकिन होता किस क्रम में है? समांतर क्रम में, जो कि अच्छी बात है। श्रेणी क्रम में रहता तो ये प्रॉब्लम होती। रीज़न क्या है, एक मैं सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, समझना। यदि रक्त एक माध्यम से जाए तो चलो चलो आगे बढ़ो, इस तरह का फोर्स डलता रक्त में, अभी बहुत दूर जाना है। लेकिन समांतर क्रम में बहता है तो अलग अलग हिस्सों में रक्त अपना बहता रहता है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बहता है रक्त, है ना। श्रेणी क्रम में बहता तो भाई जल्दबाजी होती। चलो, तो इसमें इतनी बातें थी। ये जो अगला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन है? यकृत रक्त से पोषक तत्वों को किस प्रकार नियंत्रित करता है? आपने कुछ पहले से पढ़ रखा है, उसको जानते हो। देखो क्या पहले से पढ़ रखे हो, मैं बता रहा हूँ। जब हम खाना खाते हैं, भोजन पच जाता है, छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है। कहाँ पर अवशोषण होता है छोटी आंत में? इलियम में। तो इलियम से जो भोजन अवशोषित करे हो उसको सोखता है,
छोटी आंत में जो इलियम है। फिर उसका होता क्या है, कहाँ जाता है वो पोषक तत्व, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जाते कहाँ हैं, इसी के बारे में इसमें बता रहा है। तो एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे ही पोषक तत्वों को छोटी आंत अवशोषित करता है, वो रक्त के माध्यम से आपके लीवर में आता है, यकृत में। यकृत में पहले आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सभी चीज़ें कहाँ आएगी, यकृत में आएगी, वहाँ इकट्ठा होगी। यदि रक्त में कमी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की, तो रक्त में घोल देगा। और यदि ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आपने पाया है, तो उसको जो यकृत है वो इकट्ठा कर लेगा, गुल्लक की तरह। गुल्लक समझ रहे हो? हाँ, जैसे कि पैसे इकट्ठे करने का गुल्लक होता है, वैसे यकृत जो है आपकी छोटी आंत द्वारा जो सोखा गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसको इकट्ठा कर लेगा। छोटी आंत द्वारा जो भी सोखा गया है उसको कौन इकट्ठा करेगा? इकट्ठा कौन करेगा? यकृत। यकृत इकट्ठा कर लेगा। जैसे शरीर में कमी होगी रक्त में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के, तो उसकी पूर्ति करते रहता है। अब देखो, उसी को मैं फटाफट यहाँ पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यकृत शरीर में क्या क्या काम करता है इसी को बताया है। पाचन क्रिया के दौरान रक्त छोटी आंत से कहाँ जाएगा? यकृत से होकर श्रेणी क्रम में गुजरता है। हमें ज्ञात है कि पाचन क्रिया के चलते रक्त में ज़्यादा पोषक तत्व, मतलब भोज्य पदार्थ होते हैं। इनमें से ऐसे कई पदार्थ हैं जिनकी मात्रा रक्त में ज़्यादा हो तो शरीर के लिए क्या रहता है? हानिकारक होते हैं। ऐसे कुछ पदार्थ जैसे अतिरिक्त शर्करा, वसा आदि रक्त से अलग होकर कहाँ इकट्ठा होता है? यकृत में संग्रहित होता है। जब रक्त में इन पदार्थों की मात्रा मानक से कम हो जाए, जैसे कि मान लो आज आप लोग उपवास हो, खाना वगैरह नहीं खाए हो, तो रक्त में कमी तो हो जाएगी ना कार्बोहाइड्रेट की, तो ये क्या करेगा? फिर पूर्ति कराएगा यकृत। तो कह रहा है, तो यकृत से यह वापस रक्त में आ जाते हैं। इसके अलावा यकृत कई विषैली पदार्थ को भी हानि रहित बनाने का कार्य करता है। तो यकृत ही है जो इकट्ठा करता है, अब भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करता है। और मान लो कोई व्यक्ति पॉइजन ले लिया है, जहर खा लिया है, या मान ले सांप ने उसको डस लिया है, तो डॉक्टर लोग जब उसका ट्रीटमेंट, मतलब उसकी जांच करते हैं उसके बॉडी का, कहते हैं क्या है उसको? पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले वो यकृत को ही चेक करते हैं, क्योंकि यकृत ही है जहाँ पर जाकर स्टोर होता है बाकी चीज़ें। का चीज़ स्टोर होती है वहाँ जाकर? भोज्य पदार्थ भी स्टोर होता है और विषैली पदार्थ भी वहीं पर इकट्ठा रहती है। तो वहीं से पता चलता है कि व्यक्ति की मौत कैसे हुई है, जहर खाकर या नॉर्मली। ठीक है, तो यकृत की जांच करी जाती है, यहाँ पर क्लियर बोल रहा है। ठीक है, तो यकृत का क्या काम है वो हमने इसमें समझा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, फटाफट देखते हैं। ये सब जानते हो, इसको मैंने और पहले बताया है। रुधिर के बारे में बात करेंगे, रक्त के बारे में। क्या जानते हो रक्त के बारे में? तो वो सब इसमें आ रहा है। रुधिर क्या है? देखो आंसर, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो गहरे लाल रंग की होती है। इसके मुख्य घटक कौन से हैं? 2 घटक होते हैं भाई, प्लाज्मा और रक्त कणिका। ठीक है, प्लाज्मा तो आप जानते ही हो कि उसमें जो रंगहीन पदार्थ होता है पानी जैसा, उसको प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरी चीज़ है रक्त कणिका। रक्त कणिका जो है वो 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। उसी के बारे में, तीनों रक्त कणिका के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें समझने लायक आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। ध्यान से देखिए। सबसे पहले लाल रक्त कणिका के बारे में बात करेंगे, जिसको आरबीसी कहते हैं। ये नाम याद करना पड़ेगा आपको। एक और नाम है, क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स। ये आपके विकल्प में आता है। एरिथ्रोसाइट्स क्या है? किस रंग के रक्त को कहेंगे? लाल रक्त कणिका को कहेंगे। ठीक है, एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? लाल रक्त कणिका को। अब ये लाल रक्त कणिका होता कैसा है, तो ध्यान से देखिए। ये उभयावतल होता है। उभयावतल मतलब है चकती जैसा। चकती मतलब 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, और उसी की तरह होता है, मोटा भी होता है। ठीक है, और उभयावतल क्यों बोला है? क्योंकि बीच में दबा रहता है, किनारों पर मोटा होता है, ऐसा। ये
इसको कहते हैं उभयावतल, ठीक है, इसको बोलते हैं उभयावतल। अच्छा, इसमें केंद्रक होता है कि नहीं होता है? क्या बोल रहा है केंद्रक के बारे में? केंद्रक होता है कि नहीं होता है? तो केंद्रक इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लाल रक्त कणिका में केंद्रक नहीं होता है। और क्या बता रहे, इनकी संख्या अन्य जो कणिका है उनकी तुलना में बहुत अधिक होती है भाई। जो श्वेत रक्त कणिका है चाहे प्लेटलेटस है उससे कहीं ज़्यादा रहता है ये लाल रक्त कणिका। अगला बताया है इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि लौह युक्त वर्णक है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। और एक बात है हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन के एक अणु में लौह के कितने परमाणु होते हैं? तो चार लोहे के परमाणु रहेंगे हीमोग्लोबिन के अणु में, ये ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कणिका जो है उसका जीवन काल कितने दिन का रहता है, कितने दिन तक शरीर में जिंदा रहता है कोई भी लाल रक्त कणिका, तो उसको ध्यान रखिएगा। 20 दिन से लेकर 120 दिन तक वो शरीर के अंदर जिंदा रहता है, लाल रक्त कणिका है। और ये निर्माण कहाँ होता है इस रक्त कणिका का? तो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बोन मेरो। किसको कहते हैं? अस्थि मज्जा। तो हड्डी के बीच में जो खोखला रहता है, हड्डी तो अंदर से खोखला ही रहता है, तो हड्डी के अंदर जो खोखला जगह में जो लिक्विड होता है उसको बोन मेरो कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोन मेरो। तो हड्डी के अंदर बनता है ये, बोन मेरो में, हड्डी के अंदर, ठीक है। या यूँ समझो कि जॉइंट पर, जैसे कि दो हड्डी आपस में जहाँ जुड़ी होती है, जैसे कि कोहनी है, घुटना है, वहाँ पर बोन मेरो उपस्थित होता है, वहाँ पर रक्त बनता है, ठीक है। और इसकी जो मृत्यु है, ये जो रक्त है वो जब मरता है तो कहाँ पर जाके मरेगा? बनता कहाँ पर है? अस्थि मज्जा में। मरेगा कहाँ जाकर? तो यकृत में जाकर और प्लीहा में जाकर, ठीक है। ये दो अंग हैं भाई। निर्माण कहाँ पर है वो तो समझ गए, और मृत्यु कहाँ पर है ये देख लिए, ठीक है ना। और इसके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। एक पॉइंट इसका कार्य है ना। इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है तथा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाता है। बिल्कुल श्वास जब लेते हैं तो वहाँ पर ये काम करता है कि ये जो है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर तक ले जाएगा और शरीर के दूर जितने भी अंग हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक लेकर आता है। तो सांस लेते और छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के विनिमय में मदद करता है ये। तो इसमें जो बातें आपको समझनी थी, जितना अतिरिक्त बात इसमें याद रखोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। आपको नॉर्मली कार्य पर ज़्यादा फोकस करना है। देखो अगले में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। श्वेत रक्त कणिका, किसकी बात कर रहे हैं? श्वेत रक्त कणिका, जिसका अंग्रेजी में नाम है WBC और उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। लाल रक्त को क्या बोले थे? एरिथ्रोसाइट। इसको कौन सा साइट कहेंगे? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तीनों का नाम एक बार रिपीट तो करो, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। लाल को एरिथ्रो, श्वेत को ल्यूको और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तीनों साइट क्लियर कर लिए। फटाफट इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है? केंद्रक रहता है। लाल रक्त में क्या बोला था? केंद्रक नहीं रहता, इसमें रहता है। WBC का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। उसका भी कहाँ था? अस्थि मज्जा, उसमें भी था। इसका जीवन काल कितने दिन तक जीवित रहता है? 2 से 4 दिन। वो ज़्यादा जीता है, 20 से 120 दिन जीता था लाल रक्त
कणिका, और इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? रक्त में ही हो जाती है। यकृत में जाकर और प्लीहा में जाकर उसकी मृत्यु होती थी, लाल रक्ती। ये तो रक्त में ही ऐसे डेड हो जाता है, ठीक है। और इसका कार्य जो है वह बिल्कुल सरल है, एक लाइन में कार्य है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से, संक्रमण से बचाना है। और प्लेटलेट्स का तो आप लोग जानते हो कि रक्त का थक्का जमाने का काम करता है ये। देखो प्लेटलेट्स के बारे में क्या लिखा है, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। यह केवल मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी के रक्त में पाया जाता है। किस किस में पाया जाएगा? आदमी में पाया जाएगा और स्तनधारी में पाया जाएगा। स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ऐसे जीव में ये पाया जाएगा। इसके बारे में भी कुछ बातें हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। इसमें केंद्रक रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। लाल में भी नहीं था, इसमें भी नहीं होता। और जो श्वेत में पढ़े उसमें केंद्रक होता है। इसका निर्माण तो अस्थि मज्जा में तीनों तरह के कणिका का निर्माण है। लाल हो, श्वेत हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा। इसका जीवन काल है 3 से 5 दिन। और इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। अब तीनों का एक साथ बता देते हैं। लाल के मृत्यु कहाँ पर होती थी? लाल के यकृत और प्लीहा। और जो श्वेत है वो रक्त में ही मर जाता है। और इसकी मृत्यु कहाँ पर है? प्लीहा में है। प्लीहा कहाँ पर होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपके पेट के आसपास आपको मिल जाएगा, अमाशय के साइड में, ठीक है। कार्य को देख लेते हैं, हम जानते हो आप इसको। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। एक बात और ध्यान देखो, डेंगू ज्वर, डेंगू बुखार जो है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। एक बात और सुनो, ये थक्का जमाने का काम करता है और शरीर के अंदर ऐसी जमा देगा। चलो चोट लगे जब तब जमाता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन बिना वजह के अंदर में जमा देगा तो ये नुकसान है। इससे मनुष्य को खतरा होता है। इसीलिए थक्का जमाने वाला चीज़ तो है प्लेटलेट, लेकिन थक्का को घोलने वाला चीज़ भी बॉडी में पाया जाता है। उस थक्का घोलने वाले को क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखो, रक्त में थक्का रोधी एजेंट भी होता है जिसका नाम क्या है? हेपरिन है। ये हेपरिन जो है वो प्लेटलेट्स का उल्टा काम करता है। प्लेटलेट्स जैसे थक्का जमाता है तो हेपरिन क्या करता है? थक्का को घोल देता है, ठीक है, समझे? ओके। तो हेपरिन जो है वो थक्का को घोलने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इधर ध्यान दो, ये RH क्या है? RH कारक क्या है? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। इसको तो आप परिचित होगे पहले से। क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन है। देखो ध्यान से इसको करते हैं। RH कारक एक प्रकार का प्रोटीन है। अधिकांश मानव में यह कारक पाया जाता है। जिन मानवों में यह कारक पाया जाता है उसको RH प्लस तथा जिनमें, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तथा जिनमें नहीं पाया जाता उनको क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को RH माइनस कहते हैं। तो इसमें क्या है कि प्लस वाले ज़्यादा लोग हैं कि माइनस वाले ज़्यादा लोग हैं दुनिया में? प्लस वाले ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि अधिकांश मानवों में ये पाया जाता है, ठीक है। अधिकांश मानवों में ये पाया जाता है। जब नहीं पाया जाता किसी व्यक्ति में तो उस व्यक्ति को RH माइनस कहते हैं। और एक बात और बता दूं कि RH प्लस वाले और RH माइनस वाले दो व्यक्ति हैं, उनका ब्लड एक दूसरे में नहीं चढ़ता और ना ही उनकी शादी होती है, ठीक है। यदि ऐसा हुआ तो खतरा रहता है मनुष्य को। कैसा खतरा रहता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कभी। कैसा खतरा रहता है वो बता दूं। ब्लड यदि चढ़ा दिया जाए तो ब्लड में हो जाता है क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का दिक्कत आ जाता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड अंदर में चिपकने लगता है, और जब ब्लड अंदर में चिपकने लगेगा तो उससे मनुष्य को खतरा रहता है। ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं उसको।
तो ना तो ब्लड को चढ़ाना चाहिए, ना उनके मैरिज होनी चाहिए, ठीक है।